हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज एनसीईआरटी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर 2 देखेंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर देखा, उसमें हमने डेवलपमेंट देखा। हमने देखा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। और डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है वो सबके लिए अलग अलग है। एक लैंडलेस लेबरर है, उसके लिए अलग है। फिर एक जमींदार है, उसके लिए अलग है। शहर में रहने वाला एक लड़का है, उसके लिए अलग है। एक लड़की है, उसके लिए अलग है। तो आज हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो है हम ऑलरेडी 9th क्लास में बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। यहाँ हम कुछ और चीजों को देखेंगे। तो हमारे जो सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो मेनली 3 सेक्टर्स यहाँ देखेंगे। तो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन मेन इंडिया का जो है लॉन्ग टर्म से एटलीस्ट अब जो है जीडीपी में तो ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट में अभी भी ये मेजर चंक ऑलमोस्ट हाफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर से ही आता है। आपका सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, लेकिन टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर अच्छा खासा ग्रोथ किया है। इनफैक्ट इंडिया का जो जीडीपी है वो उसका हाफ से अधिक जो है वो अभी टर्सरी सेक्टर से ही आता है। तो हम इस सारी चीजों को यहाँ देखेंगे, मेनली 3 सेक्टर्स को ये हम देखेंगे। तो हम ये डायरेक्ट आपके पीडीएफ पे ये आएंगे। ठीक है। तो ये आपका जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखोगे कि लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स। अब इस पिक्चर्स को देखो, ये क्या है? ये मिट्टी से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? ईंट बना रहे हैं। तो ये क्या है? ये सर्विस है। ये बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये काम जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो ईंट बना रहे हैं, मिट्टी को प्रोसेस किया। ये देखो, ये सर्विस सेक्टर है, ये कपड़ा क्लॉथ बेच रहे हैं। ये देखो, ये प्राइमरी सेक्टर है। ये आपका कूली है, तो ये टर्सरी सेक्टर है। ये डाकिया है, तो ये टर्सरी सेक्टर है। ठीक है। तो वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये देखो, प्राइमरी है तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, क्वेरिंग आता है। ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जा रहा है, चेयर से लेकर के कार, शूज, ऑल मैन्युफैक्चरिंग। और टर्सरी सेक्टर में आपका सर्विसेज सेक्टर आ जा रहा है। कंप्यूटर, एक दुकानदार है वो, या फिर जो भी है ट्रक वगैरह सर्विसेज है। तो देर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो डायरेक्ट जो नेचर से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको, जैसे मेनली एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, आपका डेयरी जो है वो, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके आते हैं। ठीक है। विद इन अ क्रॉप सीजन, ये करा कि टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, it takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of activity like dairy, we are dependent on biological process of the animal and availability of fodder, etc. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, mineral and ores are also natural products. ठीक है। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector। यानी कि जो डायरेक्ट नेचर से जो डायरेक्ट होता है, तो मेनली एग्रीकल्चर आपका, डेयरी, और आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग का मतलब है कि खोद करके निकालना, और क्वेरिंग का मतलब है काटना। जैसे आपका जो मार्बल वगैरह होता है वो क्वेरिंग किया जाता है, वो चट्टान को काट करके निकाला जाता है। वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector. अब सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में मेनली आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, और सर्विस सेक्टर में आपका जो सर्विसेज है, डिफरेंट सर्विसेज ये आते हैं। अब हम एक्टिविटी एक देखेंगे, जैसे एग्जांपल है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल सुगर केन टू a particular sugar mill, the mill will have to shut down. This is an example of the secondary or industrial sector being dependent on the primary sector. अब देखो, एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट होते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी है, कोई होटल खोले हुए है, तो वो मिल्क प्रोडक्ट बना रहा है। अब किसान जो है, जो मिल्कमैन है, वो दूध ही उसे नहीं देगा, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा। लेदर इंडस्ट्री है, तो लेदर कहीं से नहीं जाएगा वहां, तो वो बंद हो जाएगा। किसी भी चीज में जो भी
कहीं ना कहीं एक दूसरे से, इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, जो एक दूसरे से लिंक होता है। तो डिफरेंट एक्टिविटी जो ये है उसमें आप देखेंगे। अब इसमें जो है कंप्लीट द अबव टेबल, आप इस टेबल को देखें समझे। ये एक्चुअली देखो, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो मेनली क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक्टिविटी करना होता है, क्योंकि वो उनको एग्जाम में इसी ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि थर्ड में द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस अंडर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो देखो टेलर जो है, तो टेलर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब बास्केट वेबर, तो बास्केट वेबर जो क्या है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जा रहा है। फ्लावर कल्टीवेटर, तो ये प्राइमरी में आ जा रहा है। मिल्क वेंडर, तो मिल्क देखो, मिल्क वेंडर जो है वो आपका सर्विस दे रहा है, लेकिन जो किसान है वो प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। फिशरमैन, तो फिशरमैन जो है वो प्राइमरी है, ठीक है। प्रीस्ट, पुजारी है तो वो सर्विस सेक्टर में है। कुरियर है वो आपका सर्विस। तो ये आपको डिवाइड ये करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। The various production activities in the primary, secondary, and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. जैसे हमने देखा कि इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडियन एग्रीकल्चर जो था, तो एग्रीकल्चर तो था ऑलमोस्ट 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, और एम्प्लॉयमेंट में ऑलमोस्ट 70%। लेकिन विद टाइम पासेस अभी भी एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर जो है ऑलमोस्ट 48% कंट्रीब्यूट करता है, बट जीडीपी में वो 55% से लेकर के 15% 16% के आसपास में आ गया है। तो कुछ सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कुछ सेक्टर है जीडीपी के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जस्ट एग्जांपल फॉर इंडियन आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर में बहुत कम एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो हमारे जीडीपी में 8% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि एग्रीकल्चर का हाफ, ओनली 40 मिलियन पीपल, यानी 4 करोड़ लोग मिल करके वो, सॉरी 4 मिलियन यानी 40 लाख पीपल मिल करके ये कर रहे हैं, ठीक है। How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? तो ये जीडीपी जो कैलकुलेशन होता है कि ऑल सेक्टर्स का जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि मान के चलो कि 10,000 केजी वीट प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ एप्पल प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ लेबरर्स वर्क कर रहे हैं, तो सारे का कंबाइंड ये करके जिसमें भी पेमेंट सिस्टम हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें काउंट नहीं किया जाता है। जैसे होम में कि एक हाउसवाइफ जो है वो अपने फैमिली के लिए विदाउट पेमेंट का फूड बनाती है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। एक फादर है या ग्रैंडफादर है, वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन सारी चीज़ों को, तीनों सेक्टर को हम ऐड करते हैं कि सर्विसेज सेक्टर में कितने प्रोडक्शन हुए, मीन्स वहाँ सर्विस होगा, तो वहाँ ऐसा वस्तु प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन वो सर्विस तो प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि एक लेबरर जो है वो आपके यहाँ काम कर रहा है, एक राजमिस्त्री आपके यहाँ काम कर रहा है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट तो आपका तैयार कर रहा है, लेकिन ऐसा उसका जो लेबर का कॉस्ट, एक डॉक्टर है, डॉक्टर कोई प्रोडक्ट आपको उस ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को हम ऐड करते हैं। तो जो जीडीपी, तो जीडीपी वगैरह का जो हम कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम जो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्टरी कुछ लेक्चर्स थे उसमें हम चीजों को कर चुके हैं, तो हम इसमें इसका जिक्र नहीं करेंगे, ये आप ऑलरेडी उसमें देख लेना। अब है वही है कि जीडीपी क्या होता है कि जो the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the three sectors gives what is called the जीडीपी। तो जीडीपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जीडीपी होता है कि किसी भी देश के जो आपका बाउंड्री है, यानी कि डोमेस्टिक क्षेत्र जो है, उसमें 1 ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसे जीडीपी कहते हैं। तो ये हम ऑलरेडी अच्छे तरीके से डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट आपका 1950 के डेकेड में दे रहा था, लेकिन आप अभी फिलहाल देखो तो लेस देन 48% लोगों को रोजगार दे रहा।
और ये जीडीपी में तब 55% के आसपास कंट्रीब्यूट 90-50 के आसपास करता था, आज ये ओनली 15% कर रहा है। तो जो चेंजेस हैं ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं। जनरली जो भी होता है कोई इकोनॉमी होती है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली पहले होता है कि एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट करते हैं, सेकेंडरी से टर्शियरी में शिफ्ट करते हैं, और आज के डेट में हम आगे क्लासेस में देखोगे क्वाटरनरी और क्वेनरी भी आ रहे हैं 5 सेक्टर्स में, लेकिन अभी हम फिलहाल जो देखेंगे 3 सेक्टर्स। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि प्राइमरी से हम डायरेक्ट टर्शियरी में शिफ्ट किए। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stage of development, primary sector was most important sector of economic activity. तो हर में मैंने बताया ना कि नॉर्मली क्या होता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी में शिफ्ट करते हैं, लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ कि मेनली हमने प्राइमरी से डायरेक्ट टर्सरी में शिफ्ट कर दिया। As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing number of craftspersons and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This means that importance of the sectors had changed. देखो इनिशियली अमेरिका में भी, आज अमेरिका में लेस देन 2% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन एक टाइम था कि वहां भी मेजोरिटी ऑफ पीपल जो थे एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। चाइना चाइना आज जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसने एग्रीकल्चर से जो आपका 1979 में जो उसका कल्चरल रिवॉल्यूशन था, तो उसमें उसने क्या किया कि एग्रीकल्चर से मेजोरिटी ऑफ पीपल को शिफ्ट कर दिया शहरों में, और वो मैन्युफैक्चरिंग एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर था, जो नेटिव प्लेस था, उससे लोग बहुत प्यार करते हैं और उस ढंग से है कि उस चीज को वो नहीं छोड़े, तो अपनी जगह पे ही रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो शिफ्ट हो रहा है वो ग्रेजुअली हो रहा है, नो डाउट। डेली बाय डेली जो है वो लोग एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं। अभी बीच में ये जो कोविड-19 है उसके कारण है बहुत सारे लोग फिर से गांव में आ गए हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं सर्वाइव करेगा, क्योंकि जैसे ही स्थिति ठीक होगी, इनफैक्ट कुछ लोग वापस लौटने भी लगे हैं जब से अनलॉकडाउन स्टार्ट हुआ। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. The services sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. What is the total production and employment in the three sectors in India? Over the years, have there been changes similar to the pattern observed for the developed country? We shall see in the next section. देखो हर कंट्री में अलग अलग टाइप का चेंज हुआ है डिपेंडिंग ऑन। अभी भी बहुत सारे कंट्री हैं जो प्राइमरी में ही हैं, कुछ कंट्री सर्विसेज में बहुत अच्छा शिफ्ट कर गए हैं। अब देखो ये है जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो अब ये देखोगे कि ये आरएस इन करोड़ में देखोगे तो ये आपका 2013-14 और 2007 ये सॉरी 1973-74 में। अब देखो ग्रेजुअली आप इस ड्यूरेशन में देखो तो इसमें 1973-74 में सबसे अधिक क्या है, एग्रीकल्चर है परसेंटेज टर्म में। यहाँ देखोगे, यहाँ जो आपका 2013-14 है तो सबसे अधिक क्या आपका सर्विसेज सेक्टर हो गया, यानी टर्शियरी हो गया है। उसके बाद आपका सेकेंडरी है और सबसे कम आपका ये प्राइमरी है। ठीक है, तो लेकिन जो आप देख रहे हैं ये 40 इयर्स के ड्यूरेशन में, तो 40 इयर्स के ड्यूरेशन में a lot ऑफ चीजें चेंज हुई है। करा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर, तो ग्रेजुअली विद टाइम पासेस ये चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टर्सरी सेक्टर शिफ्ट हो रहा है। अब है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। तो देखो ये ऑलरेडी आपने देखा परसेंटेज के टर्म में, तो इसको परसेंटेज के टर्म में ये दिखाया गया है आपका ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज के टर्म में दिखाया गया है। यहाँ जो है हमने जीडीपी के टर्म में चीजों को देखा था।
Next, rising importance of tertiary sector in production. Over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sectors in India, replacing the primary sector. देखो, इंडिया को पहले कहा जाता था कि एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आज एग्रीकल्चरल कंट्री एक तरह से नहीं कह सकते हैं, सर्विसेज लेड हमारा जो ग्रोथ हो रहा है। अब कह रहा है कि व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? देयर कुड बी सेवरल रीजंस। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, bank, insurance company, etc. are required. These can be considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. तो यानी कि बहुत सारे विद टाइम पासेस जो है कि बहुत सारे सर्विसेज वगैरह ये आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन करो कि अर्ली टाइम में जब इनफैक्ट एग्रीकल्चर भी नहीं होता था, तो हंटिंग और गैदरिंग था। तो क्या है वो प्राइमरी एक्टिविटी था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग स्टेब्लिश रूप में एग्रीकल्चर करने लगे। जब एग्रीकल्चर करने लगे उसके बाद फिर हर कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, तो कुछ लोग थे ट्रेड कर सकते थे, कुछ लोग डिफरेंट चीजों को करते थे। मान के चलो कोई शिकार कर रहा, तो वो एक दूसरे से बार्टर सिस्टम में करेंगे। फिर कोई है कि धीरे धीरे कपड़े की जरूरत हुई, तो कोई कपड़ा पहनेगा, तो फिर जो कपड़ा बना रहा है वो अनाज से बार्टर करेगा। तो ग्रेजुअली लेकिन धीरे धीरे करके जब वो चीजें बहुत ज्यादा हो गया, तो वो इंडस्ट्री के रूप में ग्रो कर गया। Second, the development of agriculture and industry leads to development of services such as transport, trade, storage, and the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand of such services. जैसे जैसे ग्रो होता जाता है, इनफैक्ट देखोगे आज सिनेमा से लेकर के इंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें, तो जैसे जैसे भी टाइम पासेस हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर की ओर अधिक से अधिक शिफ्ट किया जा रहा है, और टूर, ट्रैवलिंग, सारी चीजें। Third, as income levels rise, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially of big cities. तो ये चीजें जो क्या है कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें लोग लग्जरी लाइफ, इनफैक्ट देखोगे जो रेनेसा हुआ, तो यूरोप वगैरह में क्या हुआ, तो वहां सरप्लस आपका प्रोडक्शन हो रहा है। तो सरप्लस जब प्रोडक्शन हो रहा है, तो कुछ लोग जो है इंगेज होंगे क्या चीज में कि आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर के पेंटिंग, म्यूजिक, बहुत सारी चीजों में। जैसे इनफैक्ट देखोगे जो किंग वगैरह थे, बादशाह थे, उनके दरबार वगैरह में भी बहुत सारे लोग ये रहते थे। अब देखो ये आपका है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट देखो 1970 और 273, तो अब देखो प्राइमरी सेक्टर में यहाँ 74% एम्प्लॉयमेंट था। फिर उसके बाद ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में 11, फिर आपका 15। अब देखो 2011-12 में ये प्राइमरी आपका 49% रह गया, सेकेंडरी जो है 24 और टर्सरी आपका 27। तो ये बहुत सारी जो चेंजेस हर चीज में हो रहे हैं। अब वाई आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? तो मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड होते हैं कि एग्रीकल्चर में ग्रेजुअली जो है प्राइमरी सेक्टर में जो है वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल नहीं रहा। प्रॉफिटेबल इन द सेंस बहुत बार क्या होता है ना कि रिलेटिव चीजें होती है कि अब हर लोग गांव में रह रहे हैं, तो सबको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई शहर गया, कोई अच्छा अर्निंग करने लगा, तो दूसरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है, तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। तो ये चीजें हम देखेंगे कि जो आपका एग्रीकल्चर में है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो कुछ लोग को है एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीका से मिल रहा है, कुछ लोग हैं अनएम्प्लॉयड है, जिनको कि रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ लोग हैं अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है कि मेनली एग्रीकल्चर वगैरह में होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल 4 पर्सन थे एक फील्ड में वर्क कर रहे थे, तो जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा था अब उसी में 6 पीपल हो गए, तो 2 एक्स्ट्रा हुए, तो प्रोडक्शन तो एक्चुअली नहीं बढ़ा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी उसी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स के तौर पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो उसी काम में लगे हुए हैं, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको टेबल को फिल करना है, ये देखना है। अब है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो मोर एम्प्लॉयमेंट को हम किस ढंग से ये कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम एग्रीकल्चर से देखेंगे। मान के चलो कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में आप कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोड्यूस आप यदि गेहूं कर रहे हो और शुगर कर रहे यानी कि गन्ना कर रहे हो,
तो गेहूं से डायरेक्ट तो ब्रेड बनाया जा सकता है, गन्ना है उससे शुगर आप बनाया जा सकता है। फिर आपका गन्ना और यानी कि शुगर और ब्रेड ये दोनों को फ्लोर व्हीट जो मिला करके वो आप स्वीट ब्रेड बना सकते हो, डिफरेंट आइटम बना सकते हो। फिर उसके बाद शुगर एज वेल एज मिल्क, तो उसको मिला करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हो। फिर फ्रूट्स वगैरह है तो उसको जूस बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं। तो इस इन सारी चीजों को करने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब देखो उसके बाद क्या है, कुछ लोग ने मान के चलो कि खेती की है, कुछ लोग गेहूं उगा रहे हैं, उसने सेल किया। फिर कुछ लोग गन्ना उगाए, उससे उन्होंने मील को सेल किया, मील ने चीनी बनाया। और वो जो गेहूं है वो और चीनी वो दोनों मिला तो किसी दूसरे ने खरीदा, अब उसको उसने ब्रेड बनाया, अब ब्रेड बना करके उसने दूसरे को सेल किया। तो फिर एक बड़ा दुकानदार ने लिया, फिर उस दुकानदार ने, बड़े दुकानदार ने छोटे दुकानदार को दिया, फिर छोटे दुकानदार ने उसको बेचा। तो इस ढंग से ग्रेजुअली जो है आपका है बहुत एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे करके जनरेट होता है। तो ये एक स्टोरी के फॉर्म में सारी चीजों को दिखाया हुआ है। कहीं ना कहीं देखो ये चीजें है ना आपका, कि ये आपका गुड़ मेकिंग, तो गुड़ मेकिंग हो रहा है तो उसी गन्ने से आप ये बना सकते हो जिसको एक रवा बोलते हो, वो बना सकते हो, गुड़ बना सकते हो यानी जैगरी। उसके बाद फिर आप उससे शुगर बना सकते हो, उससे मिश्री बना सकते हो, बहुत सारी चीजें जो वो बनाया जाता है। अब डिफरेंट चीजों को देखोगे, अब ये देखो कुछ महिलाएं हैं, ये पोल है उसको पेंट कर रही हैं, तो ये आपका सर्विस सेक्टर में आ जा रहा। तो एमजी नरेगा जो आपका हुआ इनिशियली जो था नेशनल नरेगा था, उसके बाद उसको 2009 में उसको कर दिया गया एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा जो है उससे इनफैक्ट अभी देखोगे कि एमजी नरेगा जो है इस समय कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत सारे जो अर्बन एरिया में जो रह रहे थे वो लेबरर्स जो है वो गांव में आ गए। तो एमजी नरेगा में बढ़ा दिया गया एम्प्लॉयमेंट, या फिर जो शहर से आए हैं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी स्टार्ट किया गया है ताकि उससे उनको रोजगार मिल सके। अब है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। देखो ऑर्गेनाइज्ड जो होता है, ऑर्गेनाइज्ड वो होता है नॉर्मली जो इंडिया में एक हमने ऑलरेडी मैं उस चीज पर डिस्कस कर चुका हूँ कि अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी एक है। तो अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने जो है उसने क्या किया कि जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मेनली स्टडी किया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो है, 93% कह सकते हो, 93% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, और ओनली 6-7-8% डिपेंडिंग ऑन, वो चेंज होते रहता है लिटिल बिट। तो 7% जनरली जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उनका फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक बड़ी इंडस्ट्री है उसमें उनको कुछ लोगों को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है कि यानी उन्हें मंथली बेसिस पे सैलरी दिया जाएगा, और उनका जो जॉब होता है, जॉब सिक्योरिटी उनके पास होता है, उनके पास इंश्योरेंस वगैरह होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सिस्टम होता है, सोशल सर्विस बेनिफिट दिया जाता है, प्रॉपर टाइम से उनको छुट्टी दिया जाता है, और उनके बच्चों को पढ़ने से लेकर के बहुत सारी सुविधाएं, यानी कि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया जाता है, और प्लस विद टाइम उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि मान के चलो डेली वेज लेबरर है, तो किसी को आज काम मिला, हो सकता है कल नहीं मिलेगा। आप कभी भी गांव में छोड़ दो, शहर में भी सब जगह ये सिचुएशन होता है। सपोज गांव में मान के चलो कि कोई लेबरर है, तो उसे कोई भी बड़ा किसान है, तो वो सपोज काम देगा कि चलो 10 डेज हमारा खेत में काम है, तो वो 10 डेज काम करोगे। लेकिन हो सकता है उस 10 डेज के बाद उसे काम की सिक्योरिटी नहीं है, वो पता नहीं है उसे काम मिलेगा या नहीं, या फिर किसी का घर बन रहा है, तो वो 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज डिपेंडिंग ऑन जैसा उसे काम मिलेगा। लेकिन हो सकता है उसे बोलेगा ऐसा है अभी 2 दिन काम कर दो, अभी फिलहाल उसके बाद 2 दिन नहीं करना। तो उस दो दिन जो वो बैठा हुआ है शायद उसे काम नहीं मिले, तो उसको सैलरी भी कम मिलता है। जो बेज है वो सैलरी इनफैक्ट नहीं, वेज उसे कहोगे डेली वेज, जो डेली वेज लेबरर हैं उन्हें डेली बेसिस पे काम मिलता है। मान के चलो कि जो भी है मिनिमम वेज डिसाइड किया गया कि किसी की स्टेट में सपोज 250 रुपीज पर डे है, तो यानी कि एक दिन वो काम करेगा तो कम से कम 250 मिलेगा। अब उसके पास यदि स्किल्स अधिक है तो अधिक पैसे मिलेंगे, स्किल कम है तो मिनिमम मिलेगा। जैसे एमजी नरेगा है, तो एमजी नरेगा में मिनिमम वेजेस जो फिक्स है स्टेट में, एटलीस्ट उतना वो दिया जाता है। तो 100 डेज का, तो 100 डेज है, लेकिन 100 डेज हो सकता है 100 डेज भी नहीं मिल पाए, या 100 डेज ही मिला लेकिन नेक्स्ट जो 265 डेज वहां तो उसकी गारंटी नहीं है।
तो जो मेजॉरिटी है वो अनऑर्गेनाइज्ड में, यानी 90+% जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, सैलरी कम मिलती है, सोशल सिक्योरिटी जो होती है वो कम होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये चीजें आपका होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। ऑर्गेनाइज्ड में प्रॉपर है, मंथली सैलरी मिला, सारे रिक्रिएशन से लेकर के ये सारी चीजें, तो इसे स्टोरी के फॉर्म में ये कर दिया गया। अब देखो इसको है कि लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, व्हिच ऑफ दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो देखो, अ टीचर टेकिंग क्लास इन ए स्कूल, तो टीचर जो है वो क्लास ले रहा है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नॉर्मली माना जाता। अब देखो उस ढंग से यदि हो जाएगा कि किसी दिन बोला गया कि क्लास बेसिस पे आप एक दिन दो दिन पढ़ाओ, लेकिन नॉर्मली जो है स्कूल वगैरह जो है वो प्रॉपर आपका ऑर्गेनाइज ढंग से आता है। A headlord worker carrying a bag of cement on his back in market, तो ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड है। A farmer irrigating her field, तो ये भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। A doctor in a hospital treating a patient, तो ये आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। A daily wage laborer working under a contractor, तो अनऑर्गेनाइज्ड है। A factory worker going to work in a big factory, तो ये ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीका से वो चीजें वहां बड़ी फैक्ट्री में चलती है। अ हैंडलूम वेवर वर्किंग इन हर हाउस, तो ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड आप चीजों को देखोगे। अब देखो नॉर्मली क्या है कि ये देखो कि आपका टोटल जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो देखो प्राइमरी सेक्टर में 1% ओनली जो ऑर्गेनाइज्ड है, और बाकी जो आपका क्या है ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में 40 ये ठीक है ना, सॉरी ये मिलियन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मिलियन में, तो आपका ये प्राइमरी सेक्टर में 1 मिलियन ऑर्गेनाइज्ड और बाकी जो आपका है अनऑर्गेनाइज्ड में है। सेकेंडरी में 41 मिलियन आपका ऑर्गेनाइज्ड है, उसके बाद 74 जो मिलियन है अनऑर्गेनाइज्ड है। टर्सरी, तो ये आपका एज ए एक रफ में ये दिया हुआ है, लेकिन आपको इसमें लेटेस्ट ये, लेकिन क्वेश्चन ये ढंग से आपको नहीं पूछता है। वो नॉर्मली है ऑर्गेनाइज्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड के क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कौन कौन से जो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, ये सारी चीजों को पूछेगा, नंबर्स वगैरह नहीं पूछेगा। अब हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी देखो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या किया जा रहा है कि श्रम योगी मानधन योजना जैसी चीजें चलाई जा रही है। इनफैक्ट देखोगे किसान मानधन योजना वगैरह भी, किसान सम्मान निधि योजना, तो ये सारी चीजें जो आड़ती रेड़ी वाले जो सेल करते हैं उनके लिए भी सुविधाएं, तो बहुत सारे चीजें गवर्नमेंट अभी ये कर रही है। इंश्योरेंस वगैरह, डिफरेंट इंश्योरेंस, उसके बाद टाइमली उन उन लोगों को किया जा रहा है। खास करके जो जैसे एमएसएमई सेक्टर है, अब ये देखो ये आड़ती है, ये दुकान एक खोला हुआ, तो इसमें पता नहीं है वो सब्जी बेच करके कितना कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। अब सपोज लॉकडाउन अभी हो गया, तो लॉकडाउन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस ढंग से ये चीजों को ये किया जा रहा है। ठीक है, अब सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो देखो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम ऑलरेडी हम उस चीज को देख चुके हैं, 3 टाइप्स में होते हैं इकोनॉमी। एक तो आपका होता है कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, जिसमें यानी कि स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल होता है। एक होता है आपका मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां जो है प्राइवेट सेक्टर ही डोमिनेट करते हैं। इंडिया जैसे कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि पब्लिक भी, यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है और प्राइवेट भी। कुछ एक सेक्टर को छोड़ करके, जैसे एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो है, रेलवे में अब तक जो था वो गवर्नमेंट सेक्टर में था, लेकिन अब रेलवे को भी प्राइवेटाइज धीरे धीरे किया जा रहा है। तो अभी मेनली जो है एटॉमिक एनर्जी जो है वही प्रॉपर तरीका से अब गवर्नमेंट कंट्रोल में है। अदरवाइज जो है हमारे यहाँ दोनों चीजों को में डिवाइड है। इनफैक्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे विद टाइम पासेस जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट कर रही है। इनफैक्ट जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, आप स्मार्टफोन मोबाइल आप सब यूज कर रहे हो, तो एक टाइम था कि आपके पास बीएसएनएल और एमटीएनएल दो सुविधा उपलब्ध थी, और वो दोनों के दोनों सरकारी। लेकिन आज की डेट में आपके पास रिलायंस जियो हो गया, फिर उसके बाद आपका एयर भारतीय एयरटेल हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, फिर ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर मेजर रोल अदा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं वो धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे अभी ही रिसेंटली ये हुआ
कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो होता है बहुत सारा चीज़ों में सब्सिडी, इनफैक्ट जब आप रेलवे का टिकट कटाओगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है ना कि 43% इसमें इस टिकट में जो पैसेंजर ट्रेन के टिकट में वो सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि ओनली आपसे 57% ही किराया वसूल किया जा रहा है। तो अब ये प्रश्न उठ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन चूंकि कर रही है गवर्नमेंट, बहुत सारे रूट्स में ट्रेन को ऑलरेडी प्राइवेटाइज, जैसे तेजस एक्सप्रेस वगैरह जो लखनऊ से आपका दिल्ली चल रहा था तो उसमें पहले ही प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट प्लेयर को पार्टिसिपेट किया गया। लेकिन अब जो है बहुत सारे रूट्स में प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, इनफैक्ट स्टेशन का भी मैनेजमेंट दिया जा रहा है। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से क्या इसमें किराए वगैरह बढ़ जाएंगे? तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि नहीं, देखो इससे ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो बेटर मैनेजमेंट होगा, क्योंकि रूट डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को दिया जाएगा, तो वो बेटर तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं, उससे मैनेज करेंगे तो इफिशियंसी बढ़ेगा। और इनफैक्ट देखो अभी भी जो आपके पास अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे बस ट्रांसपोर्टेशन, इनफैक्ट देखोगे 300 400 500 किलोमीटर, इनफैक्ट बहुत से एरिया में हजार हजार किलोमीटर तक बस से भी ट्रेवल किया जाता है। नॉर्मली 500 600 किलोमीटर तक तो इजीली लोग करते हैं। उसके बाद जो अधिक आपका होता है तो आपका फ्लाइट ऑलरेडी कम्पिटिटिव है, तो ट्रेनें बहुत अधिक फेयर नहीं बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीका से जो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है कि उससे आपका रीजनेबल कॉस्ट पे ये हो। कह रहा है कि देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड टू बाय सोसाइटी as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. Why? Some of these needs are spending large sums of money, which is beyond the capacity of private sector. देखो कुछ एरिया में जो होता है ना, जैसे जस्ट इमेजिन करो नेशनल हाईवे डेवलप करना है, तो नेशनल हाईवे जनरली प्राइवेट प्लेयर्स नहीं उसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कि प्राइवेट प्लेयर के लिए वाइबल नहीं होगा। गवर्नमेंट जो होता है, जैसे इंडिया, खास करके इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो यहाँ जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है वो मेनली पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे काम करती है। जस्ट इमेजिन करो नेशनल डिफेंस, तो डिफेंस में क्या है, नेशनल डिफेंस में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या उससे फायदा डायरेक्ट जो मनी के तौर पे नहीं है प्रॉफिट, लेकिन कंट्री प्रोटेक्ट है, तो लोगों का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट जो करती है वेलफेयर मेजरमेंट के लिए करती है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। बट ग्रेजुअली देखोगे कि हर सेक्टर में ड्यू टू सब्सिडी या फिर अदर फैसिलिटी के थ्रू गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को भी। अब कह रहा है कि देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू द प्रोडक्शन और बिजनेसेस unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. Many units, especially a small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. यानी कि कुछ चीजें हैं जहां गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अब जस्ट इमेजिन करो यूरिया, तो यूरिया में अभी सपोज मान के चलो कि 300 या समथिंग, जो एग्जैक्ट प्राइस में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद 45 केजी का जो है 300 के आसपास में मिल रहा है, लेकिन उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उससे बहुत ज्यादा है, 700 800 उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो मान के चलो प्राइवेट प्लेयर यदि उसमें पार्टिसिपेट कर भी रही है तो उसे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी डिफरेंट फॉर्म में, क्योंकि विदाउट सब्सिडी उन चीजों से काम नहीं चलाया जा सकता है। तो हमने इस चीज को यहाँ देखा कि जो 3 सेक्टर्स हैं, तो वो सेक्टर्स जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये चीजें हैं। अब कुछ सेक्टर्स जो हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर जो है डायरेक्ट हम नेचर से जो ले रहे हैं उससे, जो जैसे एग्रीकल्चर, डेयरिंग वगैरह। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के इनपुट को यूज करके हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। टर्सरी सेक्टर जो सर्विसेज सेक्टर को ये बोलते हैं। अब उसमें से क्या हो कि कुछ जो सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर है। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर उसके बाद हमने जीडीपी देखा, तो जीडीपी जो है ऑलरेडी उसका हम सेपरेट वीडियो उसका बना हुआ है, तो आप उसको जीडीपी जीएनपी वगैरह का वो देख लोगे, इकोनॉमिक वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैप्टर को पढ़ें, और जहां भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है उसे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम अधिक से अधिक चीजों को कवर कर सके। तो जो भी क्वेश्चन आपका है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालो, पूरा वीडियो को देखो, चैप्टर को पढ़ो, जो क्वेश्चंस होता है उसको, हेल्दी क्वेश्चंस को डालो, मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो वीडियो बना देता हूं कि किसी ने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, तो मैं उस चीज को ट्राई करता हूं कि उसको अपलोड कर देने का। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी किसी ने पूछा था कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे जो
कमांड क्या होता है, ये कमांडेंट किसके इंचार्ज होते हैं, तो कमांडेंट जो होते हैं बटालियन के इंचार्ज होते हैं। फिर जैसे आईजी होते हैं वो सेक्टर के इंचार्ज होते हैं, तो ठीक है। फिर जो स्पेशल डीजी अभी हैं या एडीजी होते हैं वो जोन के इंचार्ज होते हैं। फिर सेम टाइप तो ये क्वेश्चन एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बेटा सोचा कि चलो कि सबके लिए वीडियो बना दूं तो सबके लिए उपयोगी होगा। तो आप लोग को जो भी जिनको भी जेन्युइन क्वेश्चन रहता है उसको कमेंट बॉक्स में डालें या फिर पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा जेन्युइन ये रीजन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो मैं उस पर वीडियो बना करके डाल देता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी क्वेश्चंस के लिए तो कमेंट बॉक्स में डालें या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।